नमस्कार। यह प्रस्तुति महासागरीय धाराओं और प्रवाल भित्तियों का एक अवलोकन करने का प्रयास करती है। उनकी परिभाषाएं, प्रकार, कारण और प्रभाव, इन सब को शामिल करते हुए। ठीक है, उद्देश्य तो बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए सीधे उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे इस सामग्री को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो पहला बिंदु जो मुझे लगा वो संरचना से जुड़ा है। मतलब सामग्री की जो मौजूदा संरचना है वो महासागरीय धाराओं और प्रवाल भित्तियों के बीच एक ज्यादा सहज, एक ज्यादा स्पष्ट वैचारिक पुल बनाने का अवसर देती है। हाँ, मैं सहमत हूं। अभी कैसा लगता है पता है, जैसे प्रस्तुति के दो अलग अलग हिस्से हों। एक तरफ महासागरीय धाराएं, दूसरी तरफ प्रवाल भित्तियां। और पाठक के लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि भाई इन दोनों को एक साथ क्यों रखा गया है। सही। ऐसा लगता है जैसे दो अलग लेक्चर हैं, एक के बाद एक। बिल्कुल। और इस अलगाव से क्या होता है कि वो महत्वपूर्ण पारिस्थितिक लिंक जो इन दोनों के बीच है, वो शायद पाठक मिस कर जाए। मतलब आप धाराओं पर इतनी डिटेल में बात करते हैं और फिर अचानक से प्रवाल भित्तियों पर आ जाते हैं, थोड़ा अटपटा लगता है। कनेक्शन गायब सा लगता है। हाँ, और ये सिर्फ प्रवाह की बात नहीं है, ये वैचारिक गहराई की भी बात है ना? जब पाठक समझ नहीं पाता कि ये क्यों जुड़े हैं, तो वो शायद ये भी ना समझ पाए कि कैसे ये भौतिक समुद्री प्रक्रियाएं, मतलब धाराएं, इन नाजुक जैविक संरचनाओं यानी भित्तियों को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। सही कह रहे हैं। तो सुझाव ये है कि इन दोनों खंडों के बीच एक स्पष्ट, एक सोचा समझा संक्रमण, एक जुड़ाव विकसित किया जाए। ये सिर्फ एक लाइन का ना हो, बल्कि एक तरह से वैचारिक पुल का काम करे। हाँ, बिल्कुल। और ये पुल इस बात पे जोर दे सकता है कि महासागरीय धाराएं कैसे, मतलब किस तरह से वो पर्यावरणीय स्थितियां बनाती हैं और बनाए रखती हैं जो प्रवाल भित्तियों के जिंदा रहने और उनके स्वास्थ्य के लिए एकदम जरूरी हैं। जैसे कि तापमान संतुलन। हाँ, तापमान हो गया, पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, लार्वा कैसे फैलते हैं, ये सब तो धारा ही कंट्रोल करती है ना। हाँ, इस कनेक्शन को अगर हम साफ कर दें तो पूरी प्रस्तुति ज्यादा एकीकृत लगेगी, ज्यादा प्रभावशाली लगेगी। हाँ। तो इसे करने के कुछ ठोस तरीके भी सोचे जा सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि महासागरीय धाराओं वाला जो सेक्शन है, उसके ठीक आखिर में एक छोटी सी स्लाइड या एक सब सेक्शन डाल दें। अच्छा, कैसा? उसका टाइटल कुछ ऐसा रख सकते हैं जैसे धाराएं समुद्री जीवन को कैसे आकार देती हैं, प्रवाल भित्तियां एक केस स्टडी। इसमें आप बस संक्षेप में बता दें कि कैसे गर्म पानी की धाराएं भित्तियों के लिए सही तापमान लाती हैं, या कैसे धाराओं के पैटर्न पोषक तत्वों की सप्लाई और लार्वा फैलाव को प्रभावित करते हैं। ये धाराओं के टॉपिक को खत्म करते हुए नेचुरली भित्तियों के टॉपिक की जमीन तैयार कर देगा। ये अच्छा आइडिया है। एक तरह से ब्रिज बन जाएगा। दूसरा विकल्प भी हो सकता है। हाँ, बताइए। कि प्रवाल भित्ति वाला जो सेक्शन है उसकी शुरुआत ही इस कनेक्शन से करें। आप शुरू में कह सकते हैं, जैसा हमने पिछले सेक्शन में देखा, महासागरीय धाराएं पूरी दुनिया के समुद्री वातावरण को कंट्रोल करती हैं। अब हम देखेंगे कि यही धाराएं खासतौर पर प्रवाल भित्तियों जैसे नाजुक इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित करती हैं। मतलब उन कंडीशंस पर फोकस करते हुए जिनकी उन्हें जरूरत होती है। हाँ, ये भी अच्छा तरीका है। पाठक को पहले से पता होगा कि अब धाराओं की जानकारी का इस्तेमाल भित्तियों को समझने में करना है। एक उद्देश्यपूर्ण संबंध बन जाएगा। बिल्कुल। तो दोनों ही तरीके काम कर सकते हैं। मेन बात यह है कि कनेक्शन जानबूझकर और साफ तौर पर बनाया जाए। सही, ताकि पाठक को वो इकोलॉजिकल लिंक समझ आए। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनकी चर्चा तो काफ़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि अलग-अलग कारकों का सापेक्ष महत्व, मतलब कौन ज़्यादा ज़रूरी है और वो आपस में कैसे काम करते हैं, इससे अगर और साफ किया जाए तो पाठक की समझ यकीनन गहरी होगी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अभी क्या है, प्रस्तुति में कई सारे कारक लिस्ट कर दिए हैं। तापमान, लवणता, घनत्व, हवाएं, पृथ्वी का घूमना यानी कोरियोलिस प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, तटरेखा कैसी है, समुद्र का तल कैसा है। लिस्ट तो लंबी है। लेकिन पाठक के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि इनमें से प्राइमरी ड्राइवर कौन से हैं। मतलब कौन सी चीजें हैं जो असल में पानी को चलाती हैं और कौन सी चीजें हैं जो उस मूवमेंट को बस थोड़ा बदलती हैं या दिशा देती हैं। हाँ, जैसे
थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का जिक्र तो है बिल्कुल है। लेकिन उसकी भूमिका क्या है? क्या वो सतही हवाओं से चलने वाली धाराओं जितनी ही अहम है या उसका स्केल अलग है? ये पदानुक्रम, ये हायरार्की अभी साफ नहीं है। और जब ये साफ नहीं होता तो पाठक शायद सबको बराबर मान ले। एग्जैक्टली जो कि सच नहीं है। कुछ कारक तो ग्लोबल सर्कुलेशन तय करते हैं और कुछ लोकल लेवल पर ज्यादा असर डालते हैं। इस अस्पष्टता से क्या होता है, पाठक को एक पूरी तस्वीर बनाने में मुश्किल होती है कि भाई समुद्र का पानी घूमता क्यों है और कैसे घूमता है। सिर्फ लिस्ट दे देना काफी नहीं है, उनके बीच का रिश्ता और उनके असर का पैमाना समझाना जरूरी है। तो फिर सुझाव क्या है? सुझाव ये है कि इन कारकों को उनकी भूमिका के आधार पर ग्रुप किया जाए। हम उन्हें दो मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली, प्राइमरी ड्राइवर्स, यानी वो कारक जो गति पैदा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से सतही हवाएं आ जाएंगी, जो सतही धाराओं और जायर्स को बनाती हैं। अच्छा। और घनत्व में अंतर, जो तापमान और लवणता की वजह से होता है और जो गहरे समुद्र के थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन या जिसे ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं, उसको चलाता है। ठीक है। और दूसरी कैटेगरी? दूसरी कैटेगरी हो सकती है प्रभाव संशोधक या इन्फ्लुएंस मॉडिफायर्स। मतलब वो कारक जो एंड ड्राइवर्स से पैदा हुई गति को बदलते हैं या उसे आकार देते हैं। इसमें आएगा कोरियोलिस प्रभाव, जो पृथ्वी के घूमने के कारण धाराओं की दिशा मोड़ता है। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी में बाईं ओर। बिल्कुल। फिर महाद्वीपों की बनावट भी इसमें आएगी, जो धाराओं के रास्ते में रुकावट डालती हैं, उन्हें मोड़ देती हैं। और हाँ, समुद्र तल की बनावट भी, जैसे समुद्री पहाड़ या खाइयां, ये गहरे पानी के बहाव पर असर डालती हैं। इस तरह का वर्गीकरण पाठक को एक साफ ढांचा देगा। ये तो काफी स्पष्ट हो जाएगा। और इस वर्गीकरण के बाद ये समझाना भी जरूरी है कि ये कारक अकेले काम नहीं करते, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जैसे हवाएं सतह पर पानी को धकेलती हैं, ठीक है, लेकिन कोरियोलिस प्रभाव और महाद्वीपों की रुकावटें मिलकर ही वो बड़े घूमते हुए जायर बनाती हैं जो हम महासागरों में देखते हैं। अच्छा, हाँ। इसी तरह गहरे समुद्र का घनत्व चालित बहाव धीमा जरूर है, पर वो पूरी दुनिया में गर्मी और पोषक तत्वों को बांटता है, जिसका असर सतह की जलवायु और इकोलॉजी पर भी पड़ता है। इन इंटरैक्शंस को समझाना बहुत जरूरी है। और इसे और साफ करने के लिए कुछ ठोस उदाहरण या तरीके? हाँ बिल्कुल। एक बहुत असरदार तरीका हो सकता है विजुअल एड का इस्तेमाल। जैसे एक सिंपल सा फ्लो चार्ट या डायग्राम। कैसा फ्लो चार्ट? जो दिखाए कि कैसे एनर्जी सोर्स जैसे हवा या सूरज की गर्मी से तापमान लवणता में अंतर से प्राइमरी ड्राइवर्स पैदा होते हैं, और फिर कैसे मॉडिफायर्स जैसे कोरियोलिस, जमीन की बनावट, इन बहावों को फाइनल पैटर्न जैसे जायर्स, कन्वेयर बेल्ट में बदलते हैं। विजुअल से समझना आसान हो जाता है। और अगर विजुअल एड मुमकिन ना हो तो एक छोटा स्पष्ट सा समरी पैराग्राफ भी बहुत मदद कर सकता है। आप कह सकते हैं, उदाहरण के लिए, संक्षेप में कहें तो महासागरों का परिसंचरण दो मुख्य इंजनों पर चलता है। सतह के पास मुख्य रूप से हवा पानी को गति देती है और पृथ्वी का घूमना और महाद्वीपों की बनावट इन गतियों को बड़े गोलाकार पैटर्न यानी जायर्स में बदल देती है। वहीं गहरे समुद्र में गति का मुख्य चालक पानी के घनत्व में अंतर है, जो तापमान और लवणता में फर्क से आता है। ये धीमी लेकिन शक्तिशाली व्यवस्था, जिसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं, एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह पूरी दुनिया में पानी पहुंचाती है। ये दोनों सिस्टम आपस में जुड़े हैं और मिलकर वैश्विक जलवायु और समुद्री जीवन को नियंत्रित करते हैं। इस तरह का सारांश पाठक को मेन पॉइंट्स पकड़ने में मदद करेगा। हाँ, और एक और बात जो आपने पहले कही थी थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के बारे में, उसे सिर्फ लिस्ट में एक और आइटम की तरह नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। उसे एक प्रमुख, धीमी गति से चलने वाली लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली ग्लोबल सिस्टम के रूप में पेश करना चाहिए। उसकी ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट वाली जो उपमा है, उसका इस्तेमाल करें। समझाएं कि कैसे ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडे, खारे पानी के नीचे बैठने से शुरू होता है और पूरी दुनिया के महासागरों में फैलता है, गर्मी और पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट करता है। इससे पाठक को उसके विशाल पैमाने और महत्व का सही अंदाजा लगेगा। सही। ये पदानुक्रम और इंटरैक्शन साफ करने से पाठक की समझ सतही जानकारी से आगे बढ़कर गहरी वैचारिक स्पष्टता तक पहुंचेगी। अच्छा, अब तीसरे और आखिरी बिंदु पर आते हैं।
प्रवाल भित्तियों का महत्व तो प्रस्तुति में अच्छे से बताया गया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं, खास तौर पर महासागरीय धाराओं में जो संभावित बदलाव हो रहे हैं, उनसे जोड़कर अगर इसे ज्यादा सीधे तौर पर संबोधित किया जाए तो प्रस्तुति की तात्कालिकता और प्रासंगिकता, मतलब अर्जेंसी और रेलेवेंस, काफी बढ़ सकती है। हाँ, ये पॉइंट आज के समय में बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। देखिए, प्रस्तुति में प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग के कारणों का जिक्र है, जैसे समुद्र का तापमान बढ़ना, प्रदूषण वगैरह। और अलग से इसमें AMOC का भी जिक्र है, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है, कि वो जलवायु परिवर्तन के कारण शायद कमजोर हो रहा है। हाँ, दोनों बातें हैं। लेकिन ये दोनों जरूरी मुद्दे, प्रवाल भित्तियों पर बढ़ता खतरा और बदलती महासागरीय धाराएं, ये प्रस्तुति में साफ तौर पर जुड़े हुए नहीं लगते। सही कहा। ये एक बहुत बड़ा मौका चूक रहा है ये समझाने का कि ये दोनों मुद्दे जुड़े कैसे हैं। सिर्फ ये कह देना कि तापमान बढ़ रहा है और धाराएं बदल रही हैं, ये काफी नहीं है। पाठक को ये समझने की जरूरत है कि बदलती धाराएं, जैसे कि अगर AMOC धीमा हो जाए या कोई और क्षेत्रीय धारा बदल जाए, तो वो प्रवाल भित्तियों पर पड़ने वाले दबाव को कैसे और बढ़ा सकती हैं। हाँ, मतलब क्या धाराओं में बदलाव से कुछ इलाकों में असामान्य रूप से गर्म पानी ज्यादा देर तक टिक सकता है? बिल्कुल। या क्या पोषक तत्वों का वितरण बदल सकता है, जिससे शायद ऐसे शैवाल पनपें जो मूंगों को ही ढक लें? या क्या लार्वा का ट्रांसपोर्ट रुक सकता है, जिससे जो भित्तियां डैमेज हुई हैं उनका ठीक होना और मुश्किल हो जाए? हाँ, इन सवालों का जवाब देना जरूरी है। ये जुड़ाव ना सिर्फ जलवायु परिवर्तन के असर की जटिलता को दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि प्रवाल भित्तियों का भविष्य सिर्फ लोकल प्रदूषण या सीधे तापमान बढ़ने पर ही निर्भर नहीं करता, वो बड़े पैमाने पर महासागरीय सिस्टम में होने वाले बदलावों से भी गहराई से जुड़ा है। और अगर ये कनेक्शन साफ नहीं किया, तो जलवायु परिवर्तन का खतरा थोड़ा बिखरा हुआ सा, थोड़ा कम व्यापक लग सकता है। बिल्कुल। तो सुझाव ये है कि महासागरीय धाराओं और प्रवाल स्वास्थ्य के बीच की जो कड़ी है, उसे मजबूती से स्थापित किया जाए, खास तौर पर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। हाँ, प्रस्तुति में साफ तौर पर यह बताना चाहिए कि कैसे बदलते धारा पैटर्न, चाहे वो तापमान वितरण पर उनके असर के जरिए हो, या पानी की केमिस्ट्री बदलने जैसे अम्लीकरण के जरिए, या लार्वा और पोषक तत्वों की कनेक्टिविटी पर असर के जरिए, कैसे ये सब प्रवाल भित्तियों के सामने जो मौजूदा खतरे हैं उन्हें और बढ़ा सकते हैं, या शायद नए खतरे पैदा कर सकते हैं। ये दिखाना जरूरी है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, जहां अलग अलग फैक्टर एक दूसरे पर असर डाल रहे हैं। अच्छा, इसको करने के लिए कुछ ठोस उदाहरण कैसे दे सकते हैं? जैसे जब आप कोरल ब्लीचिंग पर बात कर रहे हों, तो सीधे तापमान बढ़ने के असर के साथ साथ ये पॉइंट भी जोड़ें। बढ़ते समुद्री तापमान के सीधे तनाव के अलावा जलवायु परिवर्तन की वजह से महासागरीय धाराओं के पैटर्न में जो बदलाव आ रहे हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से ब्लीचिंग की घटनाओं को बढ़ा सकते हैं या उन्हें और गंभीर बना सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं, मान लीजिए कोई मुख्य धारा है जो आमतौर पर किसी इलाके को ठंडा रखने में मदद करती है। अगर वो कमजोर पड़ जाए या अपना रास्ता बदल ले, तो उस इलाके में गर्म पानी जमा हो सकता है, जिससे ब्लीचिंग का खतरा बढ़ जाएगा। इसी तरह धाराओं में बदलाव पोषक तत्वों की सप्लाई कम कर सकता है, जिससे प्रवाल तनाव के प्रति और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। ये अच्छा उदाहरण है। एक और उदाहरण शायद प्रवाल भित्तियों के महत्व और उनके ठीक होने की क्षमता पर चर्चा करते समय दिया जा सकता है। हाँ, कैसे? आप कह सकते हैं, प्रवाल भित्तियां अपने आप में तो महत्वपूर्ण हैं ही, वो लाखों लोगों के लिए भोजन और आय का जरिया भी हैं। जलवायु परिवर्तन से इन भित्तियों को खतरा है। अब क्योंकि महासागरीय धाराएं प्रवाल के लार्वा को एक भित्ति से दूसरी तक ले जाने में अहम भूमिका निभाती हैं, तो इन धाराओं के पैटर्न में कोई भी बड़ा बदलाव भित्तियों के डैमेज होने के बाद कुदरती तौर पर ठीक होने की क्षमता को गंभीर रूप से रोक सकता है। ये सिर्फ भित्तियों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि उन मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए भी खतरा है जो उन पर निर्भर हैं। इससे जलवायु परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक असर और भी गहरा हो जाता है। हाँ, इस तरह के उदाहरण सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि पाठक को मुद्दे की गंभीरता और उसके दूरगामी परिणामों का एहसास कराते हैं। ये प्रस्तुति को सिर्फ एक तथ्यात्मक अवलोकन से आगे ले जाकर आज की जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, उनके संदर्भ में ज्यादा प्रासंगिक और सोचने पर मजबूर करने वाला बनाता है। बिल्कुल।
तो ये 3 मुख्य क्षेत्र हैं जहां सुधार की गुंजाइश दिखती है। संरचनात्मक जुड़ाव, कारकों का सापेक्ष महत्व और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में धाराओं और भित्तियों का संबंध। इन पर ध्यान देने से प्रस्तुति की स्पष्टता, गहराई और प्रभाव तीनों काफी बढ़ सकते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इस चर्चा के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? पहला, महासागरीय धाराओं और प्रवाल भित्तियों के बीच एक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण संरचनात्मक संबंध स्थापित करने की जरूरत है, ताकि पाठक उनके जुड़ाव को गहराई से समझ सके। दूसरा, धाराओं को चलाने वाले और उन्हें मॉडिफाई करने वाले जो अलग-अलग कारक हैं, उनका सापेक्ष महत्व और उनका आपसी इंटरैक्शन साफ करना जरूरी है, शायद वर्गीकरण या विजुअल एड्स के जरिए, ताकि उनकी भूमिकाओं की हायरार्की समझ में आए। सही। और तीसरा, जलवायु परिवर्तन के बड़े संदर्भ में बदलती महासागरीय धाराओं और प्रवाल स्वास्थ्य के बीच जो महत्वपूर्ण कड़ी है, उसे साफ तौर पर उजागर करना जरूरी है, ताकि मुद्दे की तात्कालिकता और जटिलता पूरी तरह से सामने आ सके। बिल्कुल। और इन सुधारों को लागू करने के लिए कुछ ठोस कदम भी हमने सुझाए हैं, जैसे धाराओं और भित्तियों के सेक्शन के बीच एक समर्पित ट्रांजिशनल सेक्शन या इंट्रोडक्टरी वाक्य जोड़ना। हाँ, धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों को प्राइमरी ड्राइवर्स और इन्फ्लुएंस मॉडिफायर्स के रूप में ग्रुप करना, और हो सके तो इसे डायग्राम या स्पष्ट सारांश के साथ पेश करना। ठीक है। और जलवायु परिवर्तन और कोरल ब्लीचिंग पर चर्चा करते समय साफ तौर पर बताना कि धाराओं में बदलाव इन समस्याओं को कैसे बढ़ा सकता है, उदाहरणों के साथ। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सुझाव आपकी प्रस्तुति को और निखारने और उसे ज्यादा प्रभावशाली बनाने में मददगार होंगे। जरूर। और हाँ, अगर आप इन आइडियाज को अपनी सामग्री में शामिल करने के बाद उस संशोधित संस्करण पर और बात करना चाहें, तो उसे हमें दोबारा भेजने में बिल्कुल संकोच न करें। हमें उस पर फिर से नजर डालने में खुशी होगी।